हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो टॉपिक है वो है अपना एसिड सल्फेट सोइल के बारे में। ठीक है, अपना जो पिछला लेक्चर था वो एसिडिक सोइल पे था, जिसके अंदर अपनों ने एसिडिक सोइल की डेफिनेशन पढ़ी थी, एसिडिटी के टाइप्स पढ़े थे। इसके बाद में अपनों ने काउजेज पढ़े थे कि एसिडिक सोइल जो है वो उसके बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। इसके बाद में अपनों ने इसका रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है वो एसिड सल्फेट के सोइल के बारे में है, जिसके अंदर अपने एसिड सल्फेट सोइल की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ में उसका रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड सल्फेट सोइल। एसिड सल्फेट सोइल, ठीक है। एसिड सल्फेट सोइल की बात करने से पहले अपने जो है कल का जो लेक्चर था एसिडिक सोइल वाला, उसके अंदर अपना एक पॉइंट रह गया था, कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक सोइल। ठीक है, हालांकि मैंने बाद में देखा था कि ये मैंने जो है टॉपिक नहीं कराया, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो इसीलिए अपने आज के इस लेक्चर में उसको कवर कर लेते हैं, ताकि आपके यदि एग्जाम में कल को आ जाए तो आप ऐसा ना बोलो कि मुकेश सर ने हमें करवाया नहीं था। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक सोइल कराया था। हालांकि आज ये लेक्चर जो है वो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी लेक्चर रिकॉर्ड करके उधर गया तो जो है वो उसके अंदर वॉइस जो है वो बंद हो चुकी थी। ठीक है ना, अब दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है तो करनी पड़ेगी भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ लेते एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक सोइल। इसके दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। पहला जो आता है वो पीएच के बेस पे होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन पीएच। ठीक है, पीएच के बेस पे जो है वो तीन प्रकार की ये सोइल होती है। एक होती है आपकी हाईली एसिडिक सोइल, दूसरी होती है आपकी मॉडरेट एसिडिक सोइल और तीसरी होती है आपकी स्लाइटली एसिडिक सोइल। इसके बाद में इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके अंदर अपने को सिर्फ कितना क्या पढ़ना होगा, दो टाइप का होता है, जिसके अंदर अपनों ने पहले भी कुछ उसके बारे में मैटर पढ़ा हुआ। एक सेकेंड रुकिएगा, जिसका अपनों ने पहले भी मैटर कवर कर रखा है। उसके अंदर सिर्फ आपको अब दो एसिड शब्द देखने को मिलेंगे। सारी इंक हाथ पे डुल गई। चलिए, पहला था आपका इसके अंदर हाईली एसिडिक सोइल। हाईली एसिडिक सोइल। सेकंड आता है आपका मॉडरेट एसिडिक सोइल और थर्ड आता है आपका स्लाइटली एसिडिक सोइल। ठीक है, अब देखो जो हाईली एसिडिक सोइल होती है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका सोल्यूबल एल्युमिनियम जो होता है वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है और खुद वहाँ पर आके जो है वो बैठ जाता है। तो वो ऐसी मृदा कौन सी होती है आपकी हाईली एसिडिक, ठीक है, वो सोइल होती है। ठीक है, तो याद रख लेना इसके अंदर क्या होता है, जो सोल्यूबल एल्युमिनियम होता है वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर देता है। डिस्प्लेस्ड को हिंदी में बोल देते हैं विस्थापित कर देता है। तो ऐसी मृदा जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी पीएच कम हो जाएगी, मतलब वो हाईली एसिडिक सोइल मानी जाएगी। मॉडरेट एसिडिक सोइल के अंदर क्या होता है कि जो सोल्यूबल आयंस होते हैं वहाँ पर सोइल के अंदर जो सोल्यूबल आयन जो होते हैं, ठीक है, उनके स्थान पर कौन आ जाएगा भाई, एल्यूमिनियम आ जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम किस फॉर्म में आएगा, वो एक स्टेज के रूप में रहेगा, एक अवस्था के रूप में रहता है। ठीक है, जो मॉडरेट एसिडिक सोइल होती है उसके अंदर एल्यूमिनियम क्या होता है, एक अवस्था के रूप में रहता है विलेय आयनों के स्थान पर। ठीक है, और जो आपकी स्लाइटली एसिडिक सोइल होती है इसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो एब्सेंट होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन आयनों की प्रधानता होती है। ठीक है, जबकि इसमें एल्यूमिनियम जो आयन होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब पीएच की बात करें तो हाईली एसिडिक जो सोइल होती है उसकी पीएच लेस देन 4 होती है। मॉडरेट एसिडिक सोइल की पीएच जो होती है वो 4 से लेके 5.5 तक होती है। और जो आपकी स्लाइटली एसिडिक होती है इसकी 5.5 से लेके 6.5 तक होती है, और कई बुक्स के अंदर इसको 6 to 7 लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर पीएच हाईली एसिडिक सोइल की 4 से कम पीएच होती है
मॉडरेट की 4 से 5.5 के बीच में, और 5.5 से, जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि 7 से उधर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो अम्लता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हाईली एसिडिक के अंदर 4.5 से उधर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अम्लता हो जाएगी, बीच में रहेंगे तो मॉडरेट, और इधर आएंगे तो लगभग ये जो है थोड़ी सी न्यूट्रल के पास हो जाती है, तो मतलब वहाँ पर स्लाइटली एसिडिक होती है, मतलब अम्लता की मात्रा बहुत कम वहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। अभी जैसा कि मैंने बताया था उसके अंदर सिर्फ जो है आपको 2 एसिड शब्द दिखने को मिलेंगे, बाकी आप जो है उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से आती है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस का पहला लेक्चर था, उसके अंदर मैंने वो बताया हुआ भी है। तो सेकंड इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक सेकेंड। बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इसके बेस पे 2 होती है, एक एसिड मिनरल सोयल और एक होती है आपकी एसिड ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं एसिड शब्द को हटा देता हूँ तब आप देखते हो कि आपको मिनरल सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल की डेफिनेशन तो आपको पता है ना। ठीक है, यदि मान लो मिनरल सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल की आपको डेफिनेशन पता है तो आपको पता है कि इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की बात आती है। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे क्या बनते हैं भाई, ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए याद रख लेना एसिड मिनरल सॉइल की आएगी तो इसके अंदर आपको मिनरल सॉइल वाली डेफिनेशन लिखनी है, मतलब जहाँ पर 20% से कम क्या है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है वह मृदा जो है जो एसिड मिनरल सॉइल कहलाएगी। ठीक है, और एसिड सॉइल जिसके अंदर 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है वो आपकी जो है एसिड ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होएगा जिससे क्या बनेंगे ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड बनते यहाँ पर एसिड जो है शब्द लग जाता है। ठीक है, तो एसिड मिनरल सॉइल और एसिड ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये सारा अपना पिछला लेक्चर का था जिसके अंदर अपनों ने एसिडिक सॉइल के बारे में पढ़ा। अब जो अपने एसिड सल्फेट सॉइल की बात करेंगे। एसिड सल्फेट सॉइल जो है इसके अंदर डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में थोड़ा जिसका मैनेजमेंट है वो आपके 3 नंबर के अंदर पूछ लेता है। एसिड सल्फेट सॉइल को बताइए और इसके मैनेजमेंट और रिक्लेमेशन को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए कि आपको थोड़ा सा ब्राउनिश कलर भी लग रहा है, और जब इसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ये थोड़ा सा येलोविश कलर भी आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी एसिड सल्फेट सॉइल होती है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों ही क्या है, पानी से भर चुके हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सैचुरेटेड कंडीशन होती है। ठीक है, दूसरी इमेज के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या है कि थोड़ा सा जैसे अपने बोलते हैं ना कि जो लोहे की कोई चीज़ है उसको पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो इसके अपने बोलते हैं यार ये तो काट का पानी हो गया। ठीक है ना, तो उसी के इस्तेमाल लग रहा है अपने को। ठीक है, तो काट का पानी हो गया, मतलब जो इसके अंदर क्या होएगा, फेरस होएगा, तभी तो ऐसा कलर हुआ इसका। ठीक है, तो जो काट का पानी अपने बोलते हैं उसी से एक शब्द आता है कैट सॉइल। ठीक है, क्या नाम आता है, कैट सॉइल। तो कैट सॉइल किसका नाम होता है भाई, एसिड सल्फेट सॉइल जो है उसको कैट सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो हल्का ब्राउनिश होता है। ठीक है, तो मैंने इसी ट्रिक से याद किया है कि काट का पानी आ जाता है, मतलब काट कितना लगती है, तो ये कैट सॉइल होगी। ठीक है, तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि कौन सी मृदा को जो है वो कैट मृदा के नाम से जाना जाता है, तो अम्ल सल्फेट मृदा जो होती है उसको कैट मृदा के नाम से जाना जाता है। आपकी क्लियर हो गया। उसके बाद में बात आती है कि एसिड सल्फेट सॉइल वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर इसका हाईएस्ट एरिया होता है, और वेस्ट बंगाल के अंदर ही जो आपकी एसिडिक सॉइल है उसका सबसे ज़्यादा एरिया होता है। ठीक है, जो आपके तटीय क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर आपको एसिड सल्फेट सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका एसिड सल्फेट सॉइल जो है उसके अंदर हो गया लगभग। इसके अंदर ये कैट सॉइल वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में, और वेस्ट बंगाल वाला भी आया है, तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लेना। अब इसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये लेक्चर बिल्कुल छोटा से रहने वाला है क्योंकि एसिड सल्फेट से जो है मेन ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी डेफिनेशन और इसका मैनेजमेंट। डेफिनेशन की बात करेंगे तो ऐसी मृदा जिसका पीएच मान क्या है 4 से कम है और जिसके अंदर सल्फाइड्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ऐसी मृदा अम्ल सल्फेट मृदा कहलाती है।
ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल कहलाती है जिसके अंदर क्या हो, जो पीएच होती है वो लेस देन 4 हो, और जो इसकी सफिशिएंट अमाउंट में क्या हो, सल्फाइड्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर इम्प्रूव जो ड्रेनेज है उसकी इम्प्रूव जो है कैपेसिटी हो, ठीक है, वो आपकी कौन सी होती है, एसिड सल्फेट सॉइल होती है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है इसके बनने के कारण पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। और एक बार एग्जाम के अंदर ये भी आया है कि एसिड सल्फेट जो है उसकी पीएच डैश होती है, तो 4 से कम होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 4 से कम होता है, जिसमें जल निकास की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और जिसमें सल्फाइड जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, वो आपकी एसिड सल्फेट सॉइल होती है। ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल के अंदर इसकी रिएक्शन देखिए तो आप लोगों ने बहुत बार देखा, अपनों ने जब पायरेट वाली इक्वेशन की थी उसमें भी देखा था कि सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसने क्या बना दिया था भाई, SO3 बना दिया था, और SO3 बन गया तो इसने क्या किया था, H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना लिया था, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया था भाई। ठीक है। तो ज़्यादातर जो है एसिड सल्फेट जो है उसके अंदर क्या होता है अभी, FeS2 होता है, तभी तो इसका काट के जैसा कलर होता है क्योंकि इसमें फेरस है। और ये सल्फाइड जो है आगे पायराइट वाला ही पूरी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ तक, तो फिर सल्फाइड अलग हो जाता है और सल्फाइड अलग होकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, इसलिए इसको एसिड के अंदर काउंट किया जाता है, एसिड सॉइल के अंदर। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब देखो एसिड सल्फेट सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो जहाँ पर नदियाँ वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पर ये जो है अपने को सॉइल देखने को मिलती है, जहाँ पर समुद्र जो होते हैं वहाँ पर भी ये अपने को देखने को मिलती है। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भूमि है, ठीक है, मृदा है, वहाँ पर क्या है, पानी से भरा हुआ है वो। अब जैसे पानी ड्रेनेज हुआ, जल निकास हुआ, तो वहाँ पर क्या होगी, अब जब तभी तो मैंने वो लिखा था इम्प्रूव ड्रेनेज, वहाँ पर क्या होती है, फैसिलिटीज़ होती है, जल निकास की पर्याप्त मात्रा होती है। जैसे ही पानी का निकास हुआ, ड्रेनेज हुआ, तो वहाँ पर क्या होगी, सोइल जो है वो ड्राई होने लगी, सूखने लगी। ठीक है। जब सूखने लग जाती है तो पहले तो क्या थे, मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों ही पानी से भरे हुए थे, मतलब सैचुरेटेड कंडीशन थी। अब क्या, वहाँ पर पानी तो है नहीं, वहाँ पर क्या आ जाएगी, पोर स्पेस के अंदर एयर जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर अब क्या है, एरोबिक कंडीशन बन जाएगी। एरोबिक कंडीशन बन जाएगी मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा अपने को मिलेगी। ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन मिली तो सल्फर ने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो एसिड सल्फेट सॉइल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ आ गई कि कैसे बनी। ठीक है। तो ये इक्वेशन लिख के आओगे तो आपको एग्जाम के अंदर नंबर मिलेंगे, और ये वाली जो थ्योरी अभी मैंने बताई एरोबिक कंडीशन कैसे बनी, वो वाले लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये आप एसिड सल्फेट सॉइल की फॉर्मेशन के अंदर लिख सकते हैं, निर्माण के अंदर आप ये चीज़ बता सकते हो। ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, चलो वो तो अपने को रिक्लेमेशन के अंदर देखेंगे। अब इसके बाद में डेफिनेशन होगी, अब अपने इसके रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। 1 मिनट वीडियो को देख लेता हूँ, कहीं दोबारा तो मैं बना ही रहा हूँ, फिर कहीं तीसरी बार और मेरे को बनाना ना पड़ जाए। सही चल रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है। एसिड सल्फेटिक सॉइल के अंदर देखें तो अब आता है आपका रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट। रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। आपके 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वो आपके रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट पूछेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि वहाँ पर जो आप फ्लडेड जो है कंडीशन बनाइए, क्योंकि वहाँ पर यदि फ्लडेड के अंदर क्या होता है, पानी से पूरा खेत जो है वो भरा हुआ रहता है। पानी से भरा हुआ रहेगा तो वहाँ पर जो है एरोबिक कंडीशन नहीं बनेगी। एरोबिक कंडीशन नहीं बनेगी तो वहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो सबसे पहला तो ये है कि वहाँ पर आप फ्लडेड कंडीशन अपनाइए। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सभी आप जो है मैनेजमेंट के अंदर लिख सकते हो, वो कौन सा आपका रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है। रेजिस्टेंट क्रॉप लगाइए ताकि आपका प्रोडक्शन है वो डाउन ना जाए, और अपने को मेन पर्पज़ ये अपना क्या होता है कि प्रोडक्शन से होता है। ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है रेजिस्टेंट क्रॉप लगाकर जो है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो लीचिंग। लीचिंग अब क्या हुआ, जैसे मैं कि मैंने बोला था कि आपके मान लो जैसे समुद्र वगैरह के पास होता है तो पानी यहाँ पे भर जाता है। ठीक है। तो अब ये क्या होंगे, ये सारे के सारे साल्ट जो है वो पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाएंगे। अब नीचे चले जाएंगे तो ये क्या होते हैं, जैसा कि अपनों ने जिप्सम वाली जो इक्वेशन थी, पायरेट वाली इक्वेशन थी, उसके अंदर रिक्लेमेशन किया तो क्या किया था
कि ये मान लो अपनी सोइल थी, इस पर सोडियम लगा हुआ था, तो इसमें क्या डाला, कैल्शियम सल्फेट डाला। तो इस सल्फेट ने क्या किया, सोडियम के साथ रिएक्शन करके बना लिया सोडियम सल्फेट, बना लिया। और ये कैल्शियम तो यहीं पे रह गया, सल्फेट तो जा वो सोडियम के साथ रिएक्ट होकर लीचिंग हो गया था। आपने इसके आगे लिखा था ना अभी, इसकी लीचिंग हो जाएगी, निक्षालन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसके साथ घुलकर नीचे चला जाता है। तो ये सोडियम के साथ भी क्या चला गया, अपना सल्फेट चला गया। तो इससे भी अपने को मृदा के अंदर सल्फेट की मात्रा कम होगी, जिससे पीएच बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि जो लीचिंग के द्वारा भी अपने जो है इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। सही है, सारी कहानी समझ आ रही है ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मेरे को अपना एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। 4th नंबर पे आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज के अंदर भी यही कहानी होगी कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर सारे के सारे साल्ट घुल जाएंगे और ये सारे के सारे साल्ट जो है जल निकास के द्वारा बाहर कर दिए जाएंगे। इनके साथ ही जो सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5th नंबर पे आप किसके अंदर जो है एक पॉइंट और बता सकते हो, फ्लडर कंडीशन हो गया, रेजिस्टेंट क्रॉप हो गया, लीचिंग हो गया, ड्रेनेज हो गया। इसके अलावा आप 5वां पॉइंट ये बना सकते हो, दिमाग से स्लिप हो गया, फ्लडर कंडीशन, रेजिस्टेंट क्रॉप, लीचिंग, ड्रेनेज और लाइम एप्लीकेशन। लाइम एप्लीकेशन, अब जब चुनना है तो चुनने का आपने किसके अंदर एप्लीकेशन की थी, किसके कौन सी मृदा के सुधार के लिए की थी, तो अपनी जो एसिडिक सोइल होती है ना उसके सुधार के लिए की थी। और यहाँ पर भी क्या एसिडिक सोइल है, तो चूना डालेंगे, तो चूना डालने से वहाँ पर क्या बनेगा भाई, आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा। क्योंकि चूने के अंदर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaCO3 भी होता है। ठीक है, तो ये CO3 क्या करेगा, सोडियम सल्फेट बना हुआ है। ठीक है, उसको क्या कर देगा, लीस्ट कर देगा, और चूना वहाँ पर क्या है, कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पीएच क्या है, एसिड सल्फेट जो सोइल है इसकी पीएच कितनी होगी भाई, 4 से कम है, 4 से कम है। वहाँ पर अब जब अपने कैल्शियम डालेंगे तो कैल्शियम से पीएच क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये लगभग 6.5 से ऊपर 7 से ऊपर पीएच पे होता है। ठीक है, क्योंकि सलाइन सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होगी, पीएच अपनी बढ़ जाएगी। तो पीएच बढ़ते ही वहाँ पर एसिड सल्फेट जो सोइल है उसकी फॉर्मेशन कम से कम होगी। ठीक है, तो लाइम एप्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और लाइम एप्लीकेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट याद से रफ कर लेता हूँ, क्योंकि अपना टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके अंदर लगभग 5 पॉइंट लिख के आ जाओ तो भी आपको नंबर पूरे देगा एग्जामिनर। अब लाइम एप्लीकेशन का इफेक्ट देखिए, एसिड सल्फेट सोइल और एसिडिक सोइल के अंदर यदि आप 20 वर्ष के बाद अपने किसी सोइल के अंदर लाइम की एप्लीकेशन कर रहे हैं, चूना डाल रहे हैं, तो आप यदि वो एसिडिक सोइल है, कौन सी सोइल है अभी, अब एसिडिक सोइल है, तो आपको लगभग कितना देना होगा, 20 से 40 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, 20 से 40 टन पर हेक्टेयर देना होगा यदि वहाँ पर क्या है, एसिडिक सोइल है। यदि आप वहाँ पर देखते हो कि वहाँ पर एसिड सल्फेट सोइल है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, एसिड सल्फेट सोइल है, तो वहाँ पर यदि आप 10 वर्ष के बाद भी आप लाइम एप्लीकेशन करते हो, चूने का वहाँ पर चूने को डालते हो, तो आपको लगभग 200 टन पर हेक्टेयर देना होगा। क्योंकि एसिडिक सोइल के अंदर तो पीएच जो है वो थोड़ी सी 4.5 से ऊपर ही रहती है, जबकि एसिड सल्फेट के अंदर तो बहुत कम पीएच हो जाती है। और बहुत कम पीएच को जब ऊपर लेके आएंगे तो उतने अपने को अमेंडमेंट्स डालने होंगे। ठीक है, सुधारक डालने होंगे। तो ये याद रख लेना कि लाइम एप्लीकेशन के अंदर आप ये अलग से पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, ताकि आपको एग्जामिनर को लगे कि हाँ स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट में ये लिख सकते हो, फ्लडर कंडीशन, रेजिस्टेंट क्रॉप, लीचिंग, इम्प्रूव ड्रेनेज। ठीक है, इसके ड्रेनेज के आगे इम्प्रूव लिख लेना, और लाइम एप्लीकेशन। ये 5 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपको नंबर जो है पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो अपने जो है लेक्चर्स जो है ये वाला कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर अपने एसिड सोइल की डेफिनेशन और रिक्लेमेशन अच्छे तरीके से पढ़ लिया, और कल वाला जो क्लासिफिकेशन रहा हुआ था उसको भी कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा होगा। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस जो अपने पिछले 3 लेक्चर्स के जो नोट्स है वो आपको शाम को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, एसिडिक सोइल, सलाइन एल्कलाइन सोइल और एसिड सल्फेट सोइल का भी कुछ मैटर है, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो, या आप सीधा ही सर्च कर सकते हो एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट। वहाँ पर अपना जो यूट्यूब पे लोगो है वही लोगो वाला चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर आपको इसके सारे के सारे थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो के अंदर जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू।